अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज जो आज हम पाकिस्तान लाइव में डिस्कस करेंगे। पहली खबर है, शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किन मुकदमात में गिरफ्तार किया है और उनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे आज। और बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। क्या एतराज़ लगाया गया है ये भी आपको बताएंगे आज के पाकिस्तान लाइव में। इसके अलावा मरियम नवाज और बिलावल के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दायर किया गया है। कहाँ कहाँ किस हल्के में एतराज़ दायर किया गया, क्या एतराज़ात हैं, उसकी भी आपको तफसीलात बताएंगे। और एक बहुत यहाँ मामला है तोशा खाना के हवाले से, तोशा खाना फैसला मौतली केस की हम बात करेंगे कि क्या तफसीलात हैं उसकी। और आज का अहम दिन, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी है आज, उस हवाले से कहाँ पर क्या तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा और क्या मंशूर आज पेश किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में अडयाला जेल से ज़मानत मिलने के बाद सूरज देखना भी नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, रावलपिंडी की मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाना करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे, उनको 10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानत दी गई थी। उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी ज़मानत मिलने पर खुशी का इजहार किया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को सूरज देखना भी नसीब ना हुआ और अडयाला जेल से बाहर निकलते ही उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो हंगामा आराई के मनाजर हैं और कुछ बदमज़गी भी देखने में आई जिस वक्त उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। I'm sorry. ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? आराम शाह महमूद कुरैशी अहकामात दिखाते रहे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बारहा दिखाए शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पुलिस को, और अभी हमने गुफ्तगू भी आपको सुनवाई है उनकी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये देखिए ये अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अब उनको शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में नामजद किया गया और 9 मई के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। नज़रबंदी के अहकामात मुअत्तल कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से आगाह नहीं किया गया। हमें बताया गया कि किसी नए मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। हमें नहीं बताया जा रहा कि उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा या नहीं पेश किया जाएगा। मजीद कहा कि उनके वालिद की गिरफ्तारी के वक्त रुतबे का लिहाज किया गया, ना ही उनकी उम्र का लिहाज किया गया। बरसगीर की सबसे बड़ी जमात के गद्दी नशीन हैं वो, इस बात का भी लिहाज नहीं किया गया। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है, उनको ये हक देना चाहिए। मेहरबानो कुरैशी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमें इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब वो अरेस्ट कर रहे थे हमें तो लगा था कि MPO के तहत कर रहे हैं। अब हमें टेलीविज़न से पता चला है कि उन्होंने एक नई FIR में किया है। उन्होंने कुछ बताया नहीं, ये नहीं बताया कि किस केस में अरेस्ट करें, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं, ये नहीं बताया अब आज रात को उन्हें रिमांड के लिए प्रेजेंट करेंगे, उन्हें अडयाला लेके जाएंगे, उन्हें किसी और जगह लेके जाएंगे। हमें इसमें कुछ मालूम नहीं है। और जिस अंदाज में और जिस तरीके से मेरे वालिद को गिरफ़्तार किया गया, ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके रुतबे का लिहाज किया। ये मेहरबानो कुरैशी की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुनने का अंदिया भी सामने आया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त शायद कल लग जाए। तोशा खाना फैसला मौतली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तयाबी पर फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह रिमार्क्स दिए कि छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होगा। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। ये कहा गया आज के अहम तरीन रिमार्क्स में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
दो रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त तीन रुकनी बेंच सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। और अब ये खबर कि NA 122 में बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर एतराज़ दायर करने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंच गए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी PTI सज़ा याफ्ता है और ये भी कहा गया कि इसलिए इलेक्शन लड़ने के वो अहल नहीं हैं। ये एतराज़ दायर किया गया है। NA 122 से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने ये एतराज़ दायर किया है। इसी पर तफसीलात भी जान लेते हैं। राना वहीद हमारे साथ मौजूद है। राना वहीद, एक तो ये बताएगा एतराज़ क्या दायर किया गया है और इस पर कब तक एक्शन सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, जो है आज NA 122 लाहौर का ये हलका है जहां पे बानी PTI की जानिब से जो है कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए थे और यहाँ से ही जो इसी हलके से ताल्लुक है मुस्लिम नवाज के जो अहम रहनुमा है मियां नसीर, उनकी जानिब रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के अंदर उन्होंने अपना इतराज़ जो है अपने वकील की वसासत से जो है वो दायर किया है, जिसमें दो मेजर एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए हैं। जो पहला एतराज़ उन पर लगाया गया है कि वो याफ्ता है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, जबकि दूसरा एतराज़ जो उनके कागजात नामजदगी पर जो दायर किया गया है वो बड़ा अहम है। जो तजवीज़ कुनुंदा है बानी PTI के, वो इस हलके से उनका ताल्लुक नहीं है, जबकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है जो तजवीज़ कुनुंदा होते हैं वो उसी हलके से उनका वोट की तस्दीक होना लाजिम है, उनकी रहायश भी इसी हलके के होना लाजमी है। जबकि ये दो एतराज़ात हैं जिसके ऊपर जो है उन्होंने एतराज़ दायर किया और उसके बाद रिटर्निंग अफसर ने उनके वकला को जो है 2 बजे जो है वो तलब किया था और अब उनके चैम्बर के अंदर जो है रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के अंदर दोनों वकला जो हैं वो पहुंच चुके हैं और वहां पे जो है इसके ऊपर जो है दोनों वकला को सुना जाएगा, जबकि वहां पे बहस के बाद जो है रिटर्निंग अफसर जो है वो फैसला करेगा कि बानी PTI के जो कागजात नामजदगी हैं वो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। ये कुछ देर बाद जो है ये दोनों का फैसला आएगा, जबकि PTI के वकला की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ जो है मुस्लिम नवाज के जो वकला हैं वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं और मियां नसीर जो दरखास्त कुनुंदा है उनकी दरखास्त पर जो है वो रिटर्निंग अफसर को इसके ऊपर जो है वो कायल करेंगे। राना वहीद, हम चाहेंगे आप इस हलके के हवाले से हमें कुछ बताइए। NA 122 ये हलका है, यहाँ पर कौन फेवरेट है और अगर कागजात मुस्तरद होते हैं, अगर एतराज़ात जेन्युइन हैं और कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा किस उम्मीदवार को हो सकता है? देखें, यहाँ पे दो तरह के मामलात हैं। जो NA 122 को अगर देखा जाए तो ये 2018 के अंदर भी यहाँ पे बड़ा मुकाबला हुआ था। पहला जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बानी PTI और ख्वाजा साद रफीक के दरमियान जो है मुकाबला हुआ था। उस वक्त बानी PTI जो थे वो जीत गए थे। उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पे हुआ था जहाँ पे साद रफीक जो थे उन्होंने दोबारा जो है अपने नाम ये नशिस्त की थी, वो जीत गए थे। अब भी जो है इस हल्के में अगर बात की जाए नॉमिनेशन पेपर्स की तो यहाँ से ख्वाजा साद रफीक जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा है और उसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बानी PTI के कागजात मुस्तरद होते हैं तो उनकी जगह के ऊपर जो है दो वकला हैं जिनके कागजात नामजदगी जहाँ पे जमा करवाए गए हैं। एक अजहर सदीक है और जबकि दूसरा जो कानूनदान है वो लतीफ़ खोसा है। और ये ऑप्शन रखा गया था कि अगर बानी PTI के कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं तो फिर दोनों में से एक को PTI की जो टिकट है वो मिलेगी। तो फिर जो है वो चूँकि मुस्लिम नवाज का जो उम्मीदवार हैं वो तो अगर बात की जाए वो ख्वाजा साद रफीक ही होंगे और नीचे उनके जो है वो MPA के जो विंग्स होते हैं उसमें मियां नसीर भी हैं। तो ये मियां नसीर ने भी अपने जो है कौमी असम्बली की नशिस्त पर जो है वो कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवा रखे हैं। चूंकि अभी तो कागजात नामजदगी जमा होते हैं, जब इसकी मुकर्रर तारीख आएगी तो फिर कुछ लोग अपने कागजात वापस ले लेंगे, कुछ लोग कागजात वापस ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। NA 122 के हल्का है जहाँ बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए गए हैं और एतराज़ मुस्लिम लीग नून के मियां नसीर की जानिब से दायर किए गए हैं। बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर कर दिए गए हैं और दोनों जानिब से वकला की टीम इस वक्त रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंच चुकी है। रिटर्निंग अफसर दोनों जानिब से वकला को सुनेंगे और फिर इसका फैसला किया जाएगा।
इस्लामाबाद में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल दूसरे रोज़ भी जारी है। NA 46 से 11 और NA 48 से 13 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि NA 47 से आज 20 उम्मीदवारों को जांच पड़ताल के लिए भी बुलाया गया है। तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। जी देखें, आम इंतखाबात का जो पहला मरहला था कागजात नामजदगी वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरा मरहला जो है स्क्रूटनी का है। आज दूसरा रोज़ा इस्लामाबाद के DR ऑफिस के बाहर जो हम मौजूद हैं, जैसे कि 3 बड़े हल्के हैं, NA 46, NA 47, NA 48। चूँकि कल जो है NA 46 से 11 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो गई है और NA 48 की 13 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो गई है। आज जैसे कि NA 46 में 20 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, जिसमें से अभी तक जो है शोएब शाहीन जो है वो पेश हो चुके हैं, उनकी स्क्रूटनी हो चुकी है। दूसरी जानिब राजा खुरम जो है उनकी भी जो है स्क्रूटनी हो चुकी है। NA 47 से जो है साबिक डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी और NA 48 से जो है यावर अब्बास PML नून से जो है मद्दे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी के जो है मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। 46 से जो है वो इमरान अशरफ जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी जानब सिब्ते बुखारी जो हैं वो NA 47 से जो है मद्दे मुकाबिल होंगे। 3 बड़े हल्के हैं, बड़ा मुकाबला होगा इलेक्शन वाले दिन। जैसे कि ये स्क्रूटनी का अमल जो है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी आगे बढ़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया है। लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया गया है और शहरी मोहम्मद अयाज ने यह एतराज़ दायर किया है। एतराज़ की दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा भी करवा दी गई है और इस दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाबी निशान तीर है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये एतराज़ दायर किए गए हैं। बिलावल भुट्टो की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल अब कल होगी और इन एतराज़ात पर वकला को सुना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लग गया है। मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ सरगोदा के हल्का PP 80 से लगाया गया है। मरीम नवाज़ के कागजात पर एतराज़ात रिटर्निंग अफसर के पास दाखिल भी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात ये कि मकामी वकला अली हसन शाह और महर ताहिर ने एतराज़ात ये दायर किए हैं और इसमें यह कहा गया है कि एतराज़ात में तफसीलात ये हैं कि कागजात नामजदगी में मरीम नवाज़ के असल दस्तखत नहीं हैं। मरीम नवाज़ सज़ा याफ्ता हैं, ये भी इसमें कहा गया है। मरीम नवाज़ ने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। तो ये वो तमाम तर एतराज़ात हैं जो मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर आयद किए गए हैं। लाहौर के हल्का NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। PTI रहनुमा के वालिदैन कागजात की स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस में मौजूद रहे। इसी हल्के से मरीम नवाज़, अब्दुल अलीम खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक के कागजात भी जमा हुए हैं। सनम जावेद के वालिद कहते हैं कि RO ने कोई एतराज़ नहीं लगाया। कागजात की मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल भी की गई है। हतमी लिस्ट 30 दिसंबर को लगेगी। इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब के मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो गया है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक अहम इजलास आज ही होगा। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग भी देगा और इस हवाले से तमाम तफसीलात अब तक पहुँचाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ ये अहम अबूरी फैसला सामने आया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को अब मौसूल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक अहम इजलास आज होने जा रहा है और मज़ीद तफसीलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन का अदालती फैसले से मुतालिक कानूनी नुकात पर यह ब्रीफिंग भी उनको दी जाएगी। उनका लॉ विंग ये ब्रीफिंग उनको देगा। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इस फैसले का मतन भी सामने आ चुका है। 13 जनवरी 2024 को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। ये फैसले का मतन है जो सामने आ चुका है
और एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया है, ये भी इसमें कहा गया है। मज़ीद का तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा PNN शबीहा नकवी से। शबीहा नकवी, कब ये इजलास तलब किया गया है और क्या तफसीलात हैं इस इजलास से मुतालिक? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है और अगर हम फैसले की बात करें तो उसमें यही कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इंट्रा पार्टी के हवाले से उसको मुअत्तल किया जाता है और जो बल्ले का निशान है उसको भी बहाल किया जाता है। इसके अलावा फैसले में ये भी कहा गया कि तमाम जो फ्रीक है उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और 9 जनवरी केस की समाअत होगी तो 9 जनवरी तक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाता है। और इस पर जो है अभी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो अडयाला जेल गए हुए हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत जो है वो बानी चेयरमैन जो है PTI और उसके अलावा जो फवाद चौधरी उस हवाले से अडयाला जेल में हो रही है। वो 4 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है और जब ये बेंच वापस आएगा तो ज़राए का यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास होगा जिसमें जो लॉ विंग है इलेक्शन कमीशन का वो कानूनी ब्रीफिंग देगा उस इजलास में और आइंदा क्या लाया अमल हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर, ये उसमें जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। जी ठीक है शबीहा, ये भी बताएं कि इसको क्या लीगली इस फैसले को, अबूरी फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है जो कलअदम करार दिया है गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि इंट्रा कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर की जा सकती है? इलेक्शन कमीशन का तो जो भी मौक़िफ़ है वो जब उनका इजलास होगा, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा कि ऐसा कोई भी मामला हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो तो इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है वो एक ब्रीफिंग देता है इजलास में और उसके बाद जो भी कानूनी निकात होते हैं उनको डिस्कस करने के बाद एक लाए अमल तैयार किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रा पार्टी में जो दरख्वास्त गुजार थे अकबर एस बाबर भी, जो उन्होंने भी यही कहा कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में ज़रूर जाएंगे, वो इस फैसले के खिलाफ जो भी कानूनी तकाजे हैं उनको वो पूरा करेंगे। दरख्वास्त गुजार तैयार हैं इस फैसले के, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो लाया अमल है वो जब उनकी मुशावरत होगी उसके बाद ही जो भी इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा, जो भी कानूनी नुकात उनको ब्रीफ करने के बाद जो भी लाया अमल है वो सामने आएगा। जी ठीक है शबीहा नकवी, ये भी बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था और उस हवाले से सर्टिफिकेट को भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था, तो क्या अब इस अबूरी फैसले के बाद सर्टिफिकेट उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो PTI इंट्रा पार्टी का सर्टिफिकेट है उसको उनकी वेबसाइट पे जो अपलोड किया जाए। इसके साथ उन्होंने रिमार्क्स हैं जो फैसले में आए हैं कि 13 जनवरी को जो है तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए जाने हैं। 8 फरवरी जो है वो मेन पोलिंग डे है, तो ऐसे मामलात में, ऐसे हालात में ना सिर्फ एक सियासी पार्टी को उनके इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा है बल्कि वो तमाम अवाम जो कि वोट कास्ट करना चाहती है उनको भी एक अपनी जो पसंदीदा जमात है उनको वोट देने से महरूम रखा जा रहा है। तो पेशावर हाई कोर्ट का इस फैसले के बाद एक तो सर्टिफिकेट जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड किया जाए, उसके बाद उन्होंने बल्ले का निशान जो है वो भी वापस करने का हुक्म दिया और इसके साथ नोटिस भी जारी किए। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे एक मुकम्मल जो लाया अमल है वो सामने लाना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे पहले ये फैसला दे चुका है क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुए थे तो इसलिए बल्ले के निशान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार नहीं है। तो हम अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन इसके अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या लाया अमल इख्तियार ठीक है, क्या लाया अमल इख्तियार करता है। आज अहम इजलास होकर इस पर फैसला किया जाएगा। शबीहा नकवी, आपने में अहम केस के हवाले से तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। धरनों और एहतजाज का ढोंग हमेशा तारीख का एक स्याहबाब रहेगा। चीनी सफ़ीर हुकूमत खैरख्वाहों की काविशों पर भी धरने वाले न उठे। शहबाज शरीफ की बानी PTI पर नाम लिए बगैर एक बार फिर तनकीद, कहा कि नून लीग के दौर में किसी मुल्क के आगे हाथ नहीं फैलाए। अब नून लीग दोबारा इलेक्शन में जा रही है। नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। महंगाई के तूफान को ख़त्म करेंगे। तरक्की का सफ़र एक बार फिर से शुरू होगा। नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाएंगे, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। एहतजाज और धरने और लॉन्ग मार्चेस का ढोंग रचाया गया वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याहबाब रहेगा। जिस तरह वहाँ पर ढिढ़ाई के साथ उठने से इनकार कर दिया गया,
और चीनी सफ़ीर की और हुकूमत पाकिस्तान की और दूसरे जो पाकिस्तान के जो खैर खा थे, उनकी तमाम तर काविशों के बावजूद धरने वालों ने, इमरान नियाज़ी ने उठने से इनकार कर दिया। दौरा मौखर हो गया और फिर जाकर वो अप्रैल 2014 में चीनी सदर तशरीफ़ लाए। अगर ये 7 महीने का जो ताख़ीर हुई, अगर ये ना होती तो वही मंसूबे 7 महीने पहले मुकम्मल होते। और आपकी काविशों और मेहनतों से, आपकी दिन रात मेहनत से इंशाअल्लाह आप मियां नवाज शरीफ को 4थी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। तो वो गुफ्तगू आपने सुनी। शहदादपुर से गड़ी खुदा बख्श जाने वाले जियालों की बस को हादसा पेश आ गया। एक कारकुन जान की बाजी हार गया जबकि 25 से ज़ायद ज़ख्मी भी हो गए हैं। शहदादपुर के यूथ रहनुमा के सरबराही काफ़िले पर बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के लिए वो जा रहे थे कि गुम्बट के करीब तेज़ रफ्तारी और ओवरटेकिंग के बायस ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। इस पर बात करेंगे। अब ये खबर शामिल भी करें कि पीपल्स पार्टी अपने जोर पर इलेक्शन नहीं जीत सकती। कराची में रोज़ाना गटर में गिरने से बच्चों की अमवात होती हैं। बिलावल लाहौर को शहर कायद जैसा बनाने की बात नहीं कर सकते। ये गुफ्तगू की गई है MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध में कोई मॉडल यूसी नहीं बनाई। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये कराची पर कब्जा करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के NA 247 से कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी साहब बहुत ज़्यादा है, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। वो अपने पैसे और अपनी पावर की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पे समझती है कि वो कराची पे कब्जा कर लेगी या वो जो है वो और जगहों पे सीटें ले लेगी। लेकिन वो ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर, जहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते। और वो ये नहीं कह सकते लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर कि शहर वालों, लाहौर वालों हमें वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में रोज़ाना इतलात आती हैं कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। लाहौर वाले कहेंगे हमारे बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे। कराची में लोग पानी खरीद कर पीते हैं, लाहौर वाले कहेंगे हमें भी फिर पानी खरीद कर पीना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी ने कराची जैसा हमें बना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने का फैसला भी मुअत्तल किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात ये कि अदालत ने तहरीरी फैसले में ये करार दिया कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालती तातीलात के बाद डिवीज़न बेंच केस पर दोबारा समाअत करने जा रहा है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने यह समाअत की है और PTI के वकील अली जफ़र ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए लेकिन जिसने करवाए वो ठीक नहीं है। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़े, अहम खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले का निशान वापस करने का यह अहम फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया कि डिवीज़न बेंच अदालती तातीलात के बाद ये केस को दोबारा सुनने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात ये हैं कि अदालती फैसले से क्या मुराद है, केस की दोबारा समाअत क्यों की जाएगी, ये भी अहम सवाल है। क्या बैरिस्टर गौहर PTI के दोबारा से चेयरमैन अब हैं या नहीं है, इस हवाले से भी बात की जा रही है। क्या PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल कर लिया गया है, ये भी एक अहम नुक्ता है। क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी अब मिल चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के बाद भी फैसला करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन के पास क्या कानूनी रास्ता होगा, किस तरह से इस फैसले को वो चैलेंज कर सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज भी कर सकता है या नहीं। क्या अब बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन PTI उम्मीदवारों को टिकट जारी करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर KP फिरदौस इफ्तिखार साहब ने। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सारे सवालात हैं, कल का जो फैसला सामने आया, अबूरी फैसला सामने आया, उसके बाद से डिस्कशंस चल रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब जानना चाह रहे हैं वो ये कि अदालती फैसले से मुराद क्या है, थोड़ा सा ये हमें क्लियर कर दें और ये भी बता दें कि केस की सुमात अब दोबारा क्यों होने जा रही है।
जिस तरह बाकी अदालतों के सिस्टम होते हैं उसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी एक अपना निज़ाम है। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया पीटीआई के बल्ले के निशान के ऊपर, जिसमें उन्होंने उसको कलअदम करार दिया, कहा कि पीटीआई जो है वो बल्ले का निशान नहीं रख सकती क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पूरे कलअदम उन्होंने करार दे दिए। जिसके बाद पीटीआई के वकला और उनके पार्टी के जो नामजद चेयरमैन थे वो गए पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के बाद जो अपेलेट कोर्ट यानी वो कोर्ट जहां तक आप रिसाई जो है वो हासिल कर सकते हैं बारी बारी जाकर, उसमें सबसे पहले हाई कोर्ट का दर्जा है। उन्होंने वहां पर पिटिशन दाखिल की जो उनके हक में आ गई, तो उन्होंने दोबारा उसको रिस्टोर कर दिया। अब दोबारा जो इलेक्शन कमीशन होगा वो जाएगी एपेलेट कोर्ट में, जो फिर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो होती है। जो है ऑब्वियसली किस तरह की नुकात और क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, चाहे पिछले केस के हों या अगले, और उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं वो तो जब पिटिशन दाखिल होगी और मामला दोबारा शुरू होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अब इस मामले का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो किया जाएगा, जो हतमी फैसला जो है वो तस्वर किया जाएगा। अच्छा इफ्तिखार, ये भी बताइएगा कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब क्या वो कबूल हो चुके हैं कि वो कबूल नहीं है, और क्या बैरिस्टर गौहर ही पीटीआई के चेयरमैन है इस वक्त? देखें, वो ऑब्वियसली अदालत की अगर आप रिमार्क्स भी देखें और जो शॉर्ट जजमेंट उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने इंटरिम रिलीफ की जो है वो बात की है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उन्होंने करदम करार दिया है उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर ऑब्वियसली पीटीआई के चेयरमैन बन के आते हैं और उनको पूरा इख्तियार है कि वो पार्टी टिकट जो है वो तकसीम करें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उस इंटरिम रिलीफ को जो है वो नल एंड वॉइड करार दे देती है, फिर दोबारा से वही प्रोसेस शुरू होगा जहां से जो है वो शुरू हुआ। तो अगर वो टिकट तकसीम करते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन उन टिकट्स को एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा? मजाज है ऑब्वियसली अंडर जब तक सुप्रीम कोर्ट या एपेलेट कोर्ट जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता और मामला जो है वो सब जुडिस रहा, इसमें कोई डिसीजन नहीं आता, तब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो माना जाएगा, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो पार्टी के चेयरमैन है और जो जितनी भी उन्होंने जो है वो तफसील बताई, लिहाजा टिकट के हवाले से और निशान के हवाले से जो उनका बल्ले का निशान है वो सब की सब जो है मनोहन मानी जाएगी। ठीक है, हमें जमशेद रिजवानी ने भी ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ मुल्तान है। जमशेद साहब, टिकट अब दे सकते हैं बैरिस्टर गौहर, उनको ये इख्तियार मिल चुका है, बल्ले का निशान भी वापस मिल चुका है, तो ये बताइएगा कि अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या पॉलिटिकली एक बार फिर जो वर्कर्स हैं, जो जमात है, उसके अंदर एक नई किस्म की हम कोई चेंजिंग्स देख रहे हैं, नई हैपनिंग्स देख रहे हैं पॉलिटिकली? आप जैसे देखें कि आप जब आज गुल का बयान सामने आया है, आपको पता है जमशेद दस्ती साहब सामने आ गए हैं, और लेकिन अब दो तरह के पीटीआई के लोग थे। एक वो जो बिल्कुल डेडिकेटेडली पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं और मुश्किल वक्त में सामने अवॉइड भी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी ना हो जाए, और जैसे हमाद अजहर हैं, जरताज हैं और बहुत से लोग। लेकिन एक और लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आज़ाद हैसियत में उन्होंने कागज भी जमा करवाए हुए हैं। लेकिन अब मामला इतना आगे चला गया है कि वो अब अवॉइड कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब अगर बल्ले का निशान आ गया तो उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, नंबर वन। और अगर किसी और को मिल गई उनके अलावा तो उनकी जो आज़ाद हैसियत में जिसे वो पीटीआई के वोट बैंक को कैश कराना चाहते थे वो उनके लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे जो पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत में लड़ना चाहते हैं लेकिन पीटीआई का वोट बैंक लेना चाहते हैं और रहे भी वो पीटीआई में हैं। तो वो इस तरह ये तकसीम बहरहाल अभी भी रहेगी। और जो बहुत से विनिंग हॉर्सेस होते हैं लेकिन वो भी आज़ाद हैसियत में ही लड़ना चाह रहे थे, तो उनके लिए मसला खड़ा हो गया है कम से कम पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद। जी ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन इफ्तिखार ये बताइएगा कि जो एक बयानिया हमने देखा, जो एक स्टांस अपनाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ईसीपी के ख़िलाफ़ भी कल भी उन्होंने बात की, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो क्या समझते हैं आपके जो ईसीपी पर टैग लगाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि गैर मुनसिफाना तरीके से ये पार्टी को हमारी निशाना बना रहे हैं, उसको मज़ीद अब तक़वियत मिल सकती है? और वो तहरीक इंसाफ इसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। जैसे जमशेद साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के अलावा भी जो है वो खड़ा होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए पार्टी के टिकट के अंदर भी नहीं आना चाहते बहुत सारे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उनके इलेक्शन जो कैंपेन है उसको जो है वो हैम्पर किया जाए। बाद में शायद कोई ऐसी जो है वो सिचुएशन बन जाए कि अगर पीटीआई की कोई ना कोई तरह शक्ल में जो है वो नजर आती है तो पीटीआई को ज्वाइन कर देंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगे, लेकिन जो इस टाइम पर सिचुएशन है वो बहुत क्लियर है अदालत के फैसले के बाद कि ऑल्दो पीटीआई के अंदर एक खलफशार है,
कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको पार्टी टिकट्स मिले और उनको पार्टी टिकट्स नहीं मिले। खुद जो वकला हजरात हैं जिनको टिकट्स जो है वो पार्टी की तरफ से अलॉट किए गए, उनमें हल्कों की जानिब से तकसीम है कि वो किस जगह से जो है वो पार्टी के टिकट के नीचे कंटेस्ट करना चाहते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ऑब्वियसली पीटीआई अब पीटीआई की शक्ल में जाकर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और उसी तरह अमल पे रहेगी, चाहे वो कैंडिडेट्स ना हो, लेकिन जो अदालती फैसला है उसमें बहुत क्लैरिटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। आप हमें ज्वाइन किया है अजमल मलिक साहब ने, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हैं, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका भी। गुलाम मुर्तज़ा, मैं आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले ये बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा कि जो फ़ैसला सामने आया कल, गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला सामने आया, उसको लेकर एक डिस्कशन चल रही है, कानूनी बहस हमारे सामने आ रही है कि वकील को सुने बगैर, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुने बगैर ये फ़ैसला सुना दिया गया। फिर कहा गया कि नहीं, उसका होना ज़रूरी नहीं था हुक्म इम्तनाई के जारी होते वक्त। तो ये पहले क्लियर कर दें कि इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनना ज़रूरी था या नहीं था? जी गुलाम मुर्तज़ा, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, अजमल मलिक साहब सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ जमशेद रिजवानी भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान। अच्छा जमशेद रिजवानी साहब, इस वक्त एक डिबेट भी चल रही है तमाम तर जगहों पर, एक कानूनी डिस्कशन चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वकील को सुने बगैर ये फ़ैसला सामने आ जाता है, बुरी फ़ैसला सामने आता है, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुने बगैर। फिर ये भी कहा जाता है कि सुनना ज़रूरी नहीं था, उसके बगैर भी ये बुरी फ़ैसला सुनाया जा सकता था। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके हवाले से, क्या सुनना ज़रूरी था या नहीं था? आइडियली बात तो ये थी कि सुन लिया जाता और फिर दलाइल के बाद ये होता। दूसरी बात ये कि एक इम्प्रेशन बहरहाल ये जरूर है, हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन एक इम्प्रेशन ये जरूर है कि अगर हाई कोर्ट फुल फ्लैज ये फैसला दे सकता था, ये सिंगल बेंच, तो उसने उस अंदाज में उस फैसले को डिवीजन बेंच के साथ क्यों मशरूत किया। तो आर्जी तौर पे जो रिलीफ दिया गया, क्या वो भी उनका मैंडेट था? कुछ लॉयर्स ये भी बात कर रहे हैं। और अगर नहीं था तो फिर डिवीजन बेंच पे क्यों मशरूत किया और फिर पूरा एक फैसला सुना दिया कि जी इसको वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन को अपलोड किया जाएगा और चीजें होंगी। तो अभी मतलब कानूनी निकात मेरा ख्याल है जब अपील में इलेक्शन कमीशन जाएगा या हुकूमत जाएगी, तो फ्री तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन है। सॉरी, ये बताइएगा तो जमशेद रिजवानी, ये बताइएगा कि आप मुल्तान से हैं और आप मुल्तान की तमाम तर सियासत को बड़ा अच्छे से समझते हैं। ये कहिएगा कि कल जो फैसला है उसके बाद हमने देखा कि मिठाइयाँ भी तकसीम की गई, उस फैसले के हवाले से भी कहा गया कि बहुत अच्छा फैसला हमारे हक में आ गया। तहरीक इंसाफ ने ये बात की। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी मुश्किलात हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त। तो मुल्तान पर क्या असरात देख रहे हैं आप कल के फैसले के हवाले से? कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको बल्ले का निशान वापस आने के बाद? हौसला तो पीटीआई के कारकुनों में आया है, उनके वोटर्स में आया है, उनके हमदर्दों में आया है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे इस वक्त तक मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आज दोबारा गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बेटी महर बानो और उनके बेटे जैन अभी तक हल्के में नहीं आ सके हैं और वो मौजूद नहीं हैं। उनके बिल्कुल वो जो हौसला है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कैंडिडेट्स का होना भी बहरहाल तकलीफ बख्शेगा इस सारी सपोर्ट को। लेकिन अगर कोई बहुत सी जगहों पे अगर जैसे जरदाज नहीं होंगी या अगर जमशेद दस्ती को 2 दिन की हिफाजती जमानत मिली है और अगर उनको आगे आने वाले दिनों में पूरी, ठीक है, जमशेद रिजवानी हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें अजमल मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हैं। अजमल मलिक साहब, कल जो फैसला सामने आया इस वक्त तमाम तर उस पर ही डिस्कशन की जा रही है और पीटीआई उसको भरपूर तरीके से कैश करवा रही है और कह रही है पॉलिटिकली उनकी बड़ी फतह है। और क्या समझते हैं आप कि इसके असरात मुस्बत पड़ेंगे तहरीक इंसाफ की सियासत पर, या 9 जनवरी के बाद जब दोबारा डिविजनल बेंच के सामने समाअत होने जा रही है तो कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं? जी अजमल साहब, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है अजमल मलिक साहब, आपसे दोबारा राब्ता करने, जी सुन पा रहे हैं आप?
अजमल मलिक साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ उन तक शायद ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन दोबारा इसकी समाअत होने जा रही है डिविजनल बेंच के सामने। ये मामला एक बार फिर जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो फ़ैसला सामने आया, जो अबूरी फ़ैसला सामने आया, और उस हवाले से ये डिस्कशन इस वक्त चल रही है कि क्या दोबारा इस पर समाअत होगी, और जब दोबारा समाअत होगी तो ये फ़ैसला अंडू हो सकता है, तब्दील हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत सारे और मज़ीद सवालात हैं। क्या बैरिस्टर गौहर पीटीआई के दोबारा इस वक्त चेयरमैन हैं या नहीं हैं, तो ये चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस हैं और उन पर डिस्कशन की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ एक तारीखी शख्सियत बल्कि एक जिंदा तहरीक और मशर राह हैं। उनकी हुब्बुल वतनी, पायदार जद्दोजहद और साबित कदम क़यादत के नकूश कौम के दिलो दिमाग में हमेशा अनमिट रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क को एक हकीकी फलाही रियासत बनाने के अजीम मकसद के लिए हमेशा पुरअज़्म रहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए हम आहंगी की जंजीर थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बहिमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। उनके कत्ल के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की को सबुताज किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल के ज़रिए रोशन ख़याल, एतदाल पसंदी और जमहूरी मुआशरे के क़याम की हिकमत अमली को निशाना बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म कौम को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफ़ा देकर मुल्क की दिफा को मज़ीद मजबूत किया। उन्होंने मुल्क के तनख्वाहदार तबके, किसानों, मजदूरों, अक़लियतों, ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। आइंदा आम इंतख़ाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क़ायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बसीरत के उमंगों और मिशन का अक्स है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी में शिरकत के हवाले से तफसीलात हैं कि मुल्क भर की तरह सक्कर से भी जयालों के काफ़िले गड़ी खुदा बख्श रवाना हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सक्कर वकास सलीम से। जी वकास। जी बिल्कुल, साबिक हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज गड़ी खुदाबख्श में मनाई जा रही है, जिसकी तकरीबात गड़ी खुदाबख्श में रखी गई है, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन और जियाले काफिलों की सूरत में गड़ी खुदाबख्श पहुँच रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी मेयर सक्कर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी है, और आज भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोगों के अंदर जोश और जज्बा है अपने कायद की मोहब्बत का, और हम सब सक्खर से एक बड़ा काफ़िला रवाना हो रहा है गड़ी खुदाबख्श के लिए, जहाँ पर हम अपने शहीद कायदीन को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करेंगे, उनकी गरीब और मजलूम आवाम की खिदमत पर, जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियों पर, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को इस्तेहकाम और खुशहाली देने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। जी बिल्कुल, आपने सुना कि कारकुनान का कहना है कि वो अपनी लीडर को खराज तहसीन पेश करने के लिए गड़ी खुदाबख्श जा रहे हैं, जहां पर जिस लीडर ने जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी है। गड़ी खुदाबख्श में बरसी की मरकज़ी तकरीब रखी गई है, जिसमें शिरकत के लिए साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह की क़यादत में जयालों का काफ़िला रवाना हो चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म की आज तकरीब है, 16वीं बरसी है बेनज़ीर भुट्टो की, और इसी मुनासबत से आज बरसी की मुनासबत से एक तकरीब का अहतमाम भी किया गया है। मरकज़ी तकरीब गड़ी खुदाबख्श में है। आज 16वीं बरसी है। साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह भी यहाँ पहुँची हैं, और मरकज़ी क़यादत भी यहाँ पर आएगी। गड़ी खुदाबख्श में आज बरसी की मरकज़ी तकरीब में शिरकत करेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाहजेबना पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ ने साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला मखदूम फैसल साले हयात के साथ दरबार पर हाज़िरी भी दी है और चादर चढ़ाई। राना सनाउल्लाह और मकामी लीगी रहनुमा भी उनके साथ हैं। दरबार पर हाज़िरी देने के बाद शहबाज शरीफ मखदूम हाउस रवाना होंगे, और जोराने के बाद मखदूम फैसल साले हयात की तरफ से नून लीग में शमूलियत के ऐलान का भी इम्कान है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई और इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया कि फैसल साले हयात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और आज की अहम खबर, जंग में राना सनाउल्लाह और मकामी लीगी रहनुमा भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं, और अब से कुछ देर बाद उनकी यहाँ मुलाकात भी होगी। दरबार पर हाज़िरी देने के बाद शहबाज शरीफ
मखदूम हाउस रवाना हो जाएंगे। और मज़ीद तफसीलात ये कि ज़हराने के बाद मखदूम फैसल साले हयात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ऐलान का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। जंग में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं। अब से कुछ देर कबल ये मनाज़र आपको हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ की मखदूम फैसल साले हयात के साथ दरबार पर हाज़री के मनाज़र हैं। उनकी जानिब से फातिहा ख़्वानी की गई, चादर चढ़ाई गई और इसके बाद वो जाएंगे और मुलाकात करेंगे, अहम मुलाकात होगी। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि फैसल साले हयात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि नवाज शरीफ अभी तक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, ना ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया। एक टीवी इंटरव्यू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपना नाम वज़ारत उज़्मा के लिए पेश नहीं किया। ताहम पार्टी यकसू नज़र आती है कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ के पास जानी चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई बैरूनी नहीं, सियासी दबाव है। जंग में इस वक्त मौजूद हैं आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर सदर इस वक्त मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जंग में शाहजेबना पहुँच कर उन्होंने गुफ्तगू भी की है, मीडिया से बातचीत भी की है और उन्होंने कहा कि फैसल साले हयात की शमूलियत पर नून लीग मुबारकबाद पेश करती है और कहा कि नवाज शरीफ की सरबराही में नए सफ़र का आगाज़ होगा। इंतखाबी मुहिम में भरपूर मेहनत भी की जाएगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जंग में मीडिया टॉक कर रहे थे। फैसल साले हयात की शमूलियत पर नून लीग को बहुत तक़वियत मिलेगी। ये गुफ्तगू शहबाज शरीफ की जानिब से की गई। आम खबर यह है कि पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 2 मिसाइल तजुर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। कामयाब तजुर्बे के मुशाहिदे के मौके पर मुसल्लह फ़ौज के सीनियर हुकाम, साइंसदान मौजूद थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि कामयाब तजुर्बा किया गया है। मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 2 मिसाइल तजुर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर ये मुबारकबाद। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। फतह 2 मिसाइल तजुर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे खुसूसी। तफसीलात उनसे जानते हैं। सिद्दीक बताइएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी, ये पाकिस्तान ने जदीद तरीन मिसाइल फतह 2 का इंतहाई कामयाब तजर्बा किया है। फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक फतह 2 मिसाइल तजर्बे के तहत मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स थे न सिर्फ उनको चेक किया गया बल्कि ये मिसाइल उन तमाम पैरामीटर्स पर जो है वो पूरा उतरा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है 400 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत जो है वो रखता है। इसमें जदीद तरीन नेविगेशन और एवेनक्स सिस्टम जो है वो मौजूद है और ये आवाज़ की मुनफिद रफ्तार के तहत चलता है। और इस कामयाब तजर्बे के मुशाहिदे के मौके पर मुसल्लह फ़ौज के सीनियर हुकाम, साइंसदान भी मौजूद थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर जो है वो मुबारकबाद भी दी है। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुनने का इंदिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त शायद कल लग जाए। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तियाबी पर फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तियाब नहीं है। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। इस्लामाबाद के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुनने का इंदिया सामने आया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त शायद कल लग जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तियाबी पर ये कहा गया। छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तियाब नहीं, छुट्टियों के बाद का कहा गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस के ये अहम तरीन रिमार्क सामने आए हैं। 3 रुकनी बेंच इसको सुन सकता है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। मजीद जानते हैं, ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या कल ये केस सुना जा सकता है? सुप्रीम
कोर्ट ने जो बानी है पीटीआई की नाअहली खत्म करने के लिए अपील पर फौरी समाअत की सदा जो है वो मुस्तरद की है, जबकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का अंदिया दिया है। और कायम मकाम जो चीफ जस्टिस है सरदार तारिक मसूद, उन्होंने कहा है कि जो नाअहली खत्म करने के लिए अपील है वो अभी जजेस दस्तयाब नहीं है। अगर आप बता दें कि किसको बिठाकर केस की समाअत करें, जबकि इस केस को जो है वो तीन रुकनी बेंच से कम का बेंच नहीं सुन सकता। ताहम ये जो है तौहीन अदालत केस की समाअत है, ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कहा है कि हम चैम्बर में जाके फैसला करेंगे और हो सकता है कि हम कल इस केस की समाअत करें। जी ठीक है, हो सकता है कल इस केस की समाअत की जाए। शबिहा नकवी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में अडयाला जेल से जमानत मिलने के बाद सूरज देखना भी नसीब नहीं हुआ। रावलपिंडी की मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाना करार दे दिया। मजीद देखते हैं सज्जाद चौधरी की रिपोर्ट। पल में तोला पल में माशा, कुछ ऐसा ही हुआ वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के साथ, जिन्हें कई माह बाद अडयाला जेल से रिहाई तो मिली, लेकिन बाहर निकले तो फिर धर लिए गए। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से बाहर निकले तो रावलपिंडी के 2 थानों की पुलिस पहले से ही उनके इंतजार में थी। शाह महमूद कुरैशी पुलिस को देखकर जेल की हदूद में ही रहे। इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। लेकिन पुलिस एहलकार उन्हें जबरदस्ती बाहर ले आए और बख्तरबंद गाड़ी में सवार कर दिया। ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये जुल्म और नाइंसाफी है। मैंने कौम की तर्जुमानी की, लेकिन अब मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। शाह महमूद कुरैशी को थाना RA बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से आगाह नहीं किया गया। हमें बताया गया कि किसी नए मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया है। हमें नहीं बताया जा रहा कि उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की गिरफ्तारी के वक्त रुतबे का लिहाज किया गया और ना ही उम्र का। बड़े सगीर की सबसे बड़ी जमात की गदनशी है, इसका लिहाज नहीं किया गया। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है, उनको देना चाहिए। जब वो अरेस्ट कर रहे थे हमें तो लगा था कि एमपीओ के तहत कर रहे हैं। अब हमें से पता चला है कि उन्होंने एक नई एफआईआर में किया है। तो हमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, ये नहीं बताया कि किस केस में अरेस्ट करें, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं, ये नहीं बताया अब आज रात को उन्हें रिमांड के लिए प्रेजेंट करेंगे, उन्हें अडयाला लेके जाएंगे, उन्हें किसी और जगह लेके जाएंगे। हमें इसमें कुछ मालूम नहीं है। और जिस अंदाज में और जिस तरीके से मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके रुतबे का लिहाज किया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया है। लाहौर का हल्का है NA 127 से, जहां पर कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया गया है। शहरी मोहम्मद अयाज ने एतराज़ किया है। दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा भी करवा दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाबी निशान तीर है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है, ये इसमें कहा गया है और ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है।
मज़ीद तफसीलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल अब कल होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लग गया है और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सरगोदा के हल्का PP 80 से लगाया गया है। मरीम नवाज की कागजात पर एतराज़ात रिटर्निंग अफसर के पास दाखिल कर दिए गए। मकामी वकला अली हसन शाह और महर ताहिर ने ये एतराज़ात दायर किए हैं। एतराज़ात में क्या कहा गया? एतराज़ात में कहा गया कि कागजात नामजदगी में मरीम नवाज़ के असल दस्तखत नहीं किए गए, मरीम नवाज़ सज़ा याफ्ता हैं, ये भी कहा गया। और मरीम नवाज़ ने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। ये वो एतराज़ात हैं जो मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर लगाए गए हैं। लाहौर के हल्का NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकदमात की स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस में मौजूद रहे। इसी हल्के से मरीम नवाज, अब्दुल अलीम खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक के भी कागजात जमा हैं। सनम जावेद के वालिद का कहना है कि RO ने कोई एतराज़ नहीं लगाया। कागजात की मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल की गई है। हतमी लिस्ट 30 दिसंबर को लगेगी। लाहौर के हल्का NA 122 में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला, रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच पड़ताल का अमल कल 12 बजे तक मुलतवी कर दिया है। NA 122 में बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर एतराज़ दायर करने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। मौक़िफ़ का इख्तियार किया कि बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं और इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने ये एतराज़ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दायर किए हैं। लाहौर का हल्का है NA 122 में कागजात नामजदगी के हवाले से एतराज़ात दायर किए गए। इसी तमाम तर मामले पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। मैं जॉइन किया नुमाइंदा PNN से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। राना वहीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्या एतराज़ात दायर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो है आज बानी PTI के जो कागजात नामजदगी जमा हुए थे NA 122, ये लाहौर का हल्का है जहां पे उनके कागजात नामजदगी उनके जो है अटार्नी है उसके थ्रू उन्होंने जमा करवाए थे और आज उसकी जो है जांच पड़ताल का अमल होना था और वो अमल शुरू हुआ तकरीबन 2 बजे के करीब। उससे कबल जो है वो मुस्लिम नून के रहनुमा है मियां नसीर लाहौर से और उम्मीदवार भी हैं इस हल्के से, उन्होंने एतराज़ात जो है अपने वकील की विसासत से जो है वो दायर किए, जिसके ऊपर जो है तकरीबन आधे घंटे के वक्फे के बाद जो है दोनों के वकला जो हैं उनको तलब कर लिया गया रिटर्निंग अफसर की जानिब से और वहाँ पे बहस हुई। जब बहस का सिलसिला शुरू हुआ तो मुस्लिम नून की जानिब से जो एतराज़ात जो सामने आए उसमें 2 मेजर एतराज़ात थे। एक था कि जो बानी PTI जो है वो नहल हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, जबकि दूसरा जो बड़ा एतराज़ ये था कि बानी PTI के जो कागजात नामजदगी थे उसके जो तजवीज़ कुनुंदा और तईद कुनुंदा थे उनका इस हल्के से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है तजवीज़ कुनुंदा और तईद कुनुंदा का हल्के का होना और वोटर होना भी ज़रूरी है। जिस पर जो है वो बहस हुई, PTI के जो वकील थे अदर सदीक, उनकी जानिब से कल तक का टाइम जो रिटर्निंग अफसर से लिया गया है कि जो वोटर लिस्टें हैं जो दोनों तजवीज़ कुनुंदा और तईद कुनुंदा की जो हतमी जो है कापी हासिल करने के लिए उनका वोटर हल्के से होना, जबकि PTI की तरफ से भी एतराज़ उठाया गया कि मियां नसीर का जो ताल्लुक है वो इस हल्के से नहीं है, उसका भी वोट इस हल्के से नहीं है, जबकि दोनों तरफ से जो वोटर लिस्टें हैं उसकी जो मुसद्दका नकल है वो रिटर्निंग अफसर ने जो मांगी है। ठीक है, मुतअद्दिद एतराज़ात किए गए हैं कागजात नामजदगी पर, नाहली का भी एतराज़ किया गया है। राना वहीद, आपने हमें अहम इस मामले के हवाले से तफसीलन आगाह किया, अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में तोड़ जोड़ की सियासत जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुस्लिम लीग नून से पंजाब में सीटें मांगी हैं। JUI से भी पंजाब में 10 कौमी और 25 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की डिमांड। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहती। इसी पर तफसीलात भी जानेंगे ज़ुहैब काज़मी से। आपको अपडेट करने इस हवाले से पंजाब में जोड़ तोड़ की सियासत का अमल इस वक्त जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने भी मुस्लिम लीग नून से पंजाब में
सीट्स की डिमांड की है और इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारी मुताद्दिद जमातें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दावे कर चुकी हैं, डिमांड सामने रख चुकी हैं। अब देखना यह है कि सीट एडजस्टमेंट की जाती है या नहीं की जाती, लेकिन ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी जमात के साथ इल्हाक करने जा रही है या नहीं करने जा रही। इस हवाले से जोड़ तोड़ की सियासत का अमल ज़ोर शोर से जारी है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने भी मुस्लिम लीग नून से पंजाब में सीट्स की डिमांड कर ली है। इससे पहले बहुत सारी मुतादिद खबरें सामने आई कि क्या IPP भी इत्तेहाद करेगी, सीट एडजस्टमेंट की जाएगी नहीं की जाएगी। काफ़ी का सामने आया और MQM का भी सामने आ चुका है। खबरें हैं अब कुछ फैसलाबाद से। फैसलाबाद के इंतखाबी मैदान में ख़वातीन की बड़ी तादाद सामने आ गई है। तारीख में पहली बार फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा ख़वातीन उम्मीदवार हैं। 31 कौमी और सूबाई हलकों में 37 ख़वातीन के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। फैसलाबाद NA 95 से सैयदा हुमा बतूल इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। NA 97 से राहिला शहादत आयशा रजब उम्मीदवार हैं और ये हलका है जहाँ से उम्मीदवार सामने आ रही हैं और बड़ी तादाद में इलेक्शन में हिस्सा लिया जा रहा है। ख़वातीन उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रही है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। 31 कौमी और सूबाई हलकों में से 37 ख़वातीन के कागजात नामजदगी जमा भी किए जा चुके हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। फैसलाबाद NA 95 है जहां से सैयदा हुमा बतूल इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही हैं। NA 95 से भी कंटेस्ट किया जाएगा और NA 97 से राहिला शहादत आयशा रजब उम्मीदवार हैं। अजमल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हैं। अजमल मलिक, ये बताइएगा कि ये जो खबर सामने आ रही है कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, क्या इससे पहले इसकी कोई मिसाल मिलती है? माजी में तो इस हवाले से अगर बात करें तो ज्यादातर खवातीन जो है वो रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है खवातीन के लिए फिक्स की जाती थी। उनके ऊपर जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर अपनी पार्टियों को जमा करवाती थी। लेकिन इस दफा सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट हुई है। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो माजी में भी इंतखाबी मार्के में जो है वो डायरेक्ट सीट के लिए कंटेस्ट करते रहे हैं, लेकिन इस दफा जो है वो कुछ उम्मीदवार खवातीन ऐसी सामने आई हैं जिन्होंने अपने शौहर के जो है वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने की सूरत में उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे अपने नॉमिनेशन जो है वो जमा करवाए हैं। हम इस वाले से अगर बात करें तो NA 100 से जो है वो राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी अहलिया है नबीला सनाउल्लाह, उन्होंने अपने कागजात जो है जमा करवाए हैं। इसी तरह NA 95 से सईदा हुमा बतूल है, लेकिन NA 97 जो है तांज़ेवाला का हल्का है, वहां से माजी में भी जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रही हैं। रहीदा शहादत बलोच वो वफाकी वजीर भी रही है। इस दफा उन्होंने डायरेक्ट सीट के लिए पीपल्स पार्टी को दोबारा से अप्लाई किया है। उनके साथ साथ साबिक MNA है नून लीग की, उन्होंने आयशा रजब बलोच ने भी अपने देवर हैं उनके अली गौहर बलोच, उनके मुकाबले में पार्टी को टिकट के लिए अप्लाई किया है। और भी काफी सारी खवातीन हैं। साबिक MPA है PTI की फिरदौस राय, उन्होंने NA 104 से राजा रियाज के मुकाबले में PTI का टिकट मांगा है, जहां से PTI के ऑलरेडी जो है वो तकरीबन टिकट क्लियर है। वहाँ पे साहबजादा अहमद रजा को सुन्नी था काउंसिल के चेयरमैन, लेकिन इसके बावजूद वो PTI से टिकट मांग रही हैं। और इनके अलावा बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने शौहर के या अपने भाई के अल्टरनेट के तौर पे कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाए हैं। NA 100 से जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सिद्रा सईद बंदेशा, ये साबिक MNA चौधरी अलियास जट, उनकी बेटी उनकी करीबी अजीजा है। और इन्होंने अजमल मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन की बड़ी तादाद इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है। फैसलाबाद के हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बानी PTI के वकील की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी की जा चुकी है। वकील बैरिस्टर शुएब शाहीन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बायस मसरूफ़ हैं, ये तफसीलात बताई जा रही हैं और आज फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। बानी PTI और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन समाअत को मुलतवी किया गया है 3 जनवरी तक। वकील बैरिस्टर शुएब शाहीन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी में मसरूफ़ हैं, इसलिए आज PTI और फवाद चौधरी बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और 3 जनवरी तक अब इस समाअत को मुलतवी किया जा चुका है। वकील बैरिस्टर शुएब शाहीन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के अमल में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं, ज्वाइन किया है चौधरी सज्जाद ने। सज्जाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी चौधरी सज्जाद, सुन पा रहे हैं आप? नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी सज्जाद से हम रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास जारी है। सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल पर पुलिस हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सूबों में पुलिस एहलकारों की किल्लत बारे भी बताया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के पुलिस के आला हुक्काम की शिरकत, पुलिस एहलकारों के मुतबादिल कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों भी डेटा तैयार किया जाएगा, जबकि पुलिस के साथ रेंजर्स और फौजी जवानों की तैनाती बारे हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। अहम खबर है, आपको आगाह करें, सूबों में अमन अमान की सूरत हाल पर पुलिस हुकाम को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सूबों में पुलिस एहलकारों की किल्लत बारे भी आगाह किया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से शिरकत की जाएगी और इदारों के एहलकारों के डेटा का भी तैयार किया जाएगा हवाले से। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास इस वक्त जारी है। शबिया नकवी से मज़ीद जानते हैं। शबिया नकवी, क्या अपडेट है इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में शुरू हो चुके हैं और इजलास में चारों सूबों के पुलिस के जो आला हुकाम जो है वो शरीक हैं। जबकि ज़राए का ये बताना है कि इजलास में सूबों में अमन अमान की सूरत हाल पर पुलिस हुकाम ब्रीफिंग देंगे और इसके साथ सूबों में जो पुलिस एहलकारों की किल्लत के बारे में भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में जो है वो आम इंतखाबात में पुलिस एहलकारों के मुतबादिल जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से मुतल्लिक डेटा तैयार किया जाएगा, जबकि हसास और इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पुलिस एहलकारों के साथ रेंजर्स और फौजी एहलकारों की तैनाती के बारे में भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। जी ठीक है शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी भी करेगी। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं। हमें दरख्वास्त देने का कहा गया, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हमारे उम्मीदवारों को रोका जा रहा है। फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देंगे। अगर इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना, इस जमात को ख़त्म करना है। किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो सियासी जमात को ख़त्म करे। ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो हमारी जमात को ख़त्म करे। उन्होंने क्या कहा, देख लेते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन का जो ये ट्रायल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इसको बंद दरवाजे में कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि कोई भी ट्रायल इलेक्शन कमीशन का इसमें सेक्रेसी इन्वॉल्व नहीं हो सकती और ये ट्रायल न इन कैमरा हो सकता है ना ये जेल में हो सकता है। तो इसको तो हम चैलेंज करेंगे कि आपकी ये आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल इस ग्राउंड पे दी है कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर करे उस पर अमल दरामद हो और वो जेल से बाहर आ जाए। और ये खबर कि शदीद सर्दी के बायस लोड शेडिंग में इजाफे से बिजली सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बिजली की तलब में नुमाया कमी होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी है। IPPs को गैस की सप्लाई न होने की वजह से बिजली की तकसीम कार कंपनियों को मुश्किलात का सामना है। लेस्को रीजन में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। शहरी इलाकों में 3 से 4 जबकि देही इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी सज्जाद से। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि शदीद सर्दी की वजह से लोड शेडिंग में इजाफे से बिजली सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बिजली की तलब में नुमाया कमी होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शदीद सर्दी में लोड शेडिंग में इजाफे से बिजली सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई। बिजली की तलब में नुमाया कमी होने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। IPPs को गैस की सप्लाई बंद है। लेस्को रीजन में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी चौधरी अशरफ, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हुआ है तो जो गैस की लोड शेडिंग है उसमें उसके इजाफे की वजह से जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने बिजली की पैदावार में कमी आ गई है, जिसकी वजह से लेस्को रीजन में जो 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया हो गया है। और लेस्को काम का कहना है कि ये लोड शेडिंग नहीं बल्कि लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिजली पैदा नहीं हो रही और जितनी पैदा हो रही है उसको हम मैनेजमेंट करके तो उसको लोगों तक, साथी तक पहुंचा रहे हैं। ये भी बात याद रखी है कि सर्दियां आते ही लोगों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए क्योंकि गैस नहीं आ रही और गैस के ना आने की वजह से जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं वो बिजली पैदा नहीं कर
पा रही और शदीद बुरहान का शिकार है। इस वक्त लोड शेडिंग का नाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसे लोड मैनेजमेंट का नाम दिया जा रहा है। और सार्फिन कह रहे हैं कि हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाने का मामूल बनता जा रहा है। अगर हुकाम को चाहिए कि इस पर नोटिस लें और अगर स्वी गैस नहीं है तो LPG का बंदोबस्त किया जाए। जी ठीक है चौधरी अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छाई रही। मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। लाहौर एयरपोर्ट परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। धुंध के बायस होने वाले ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। तो लाहौर में धुंध के बाद की जो सूरत हाल है वो आपको बता रहे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सर्वर, M3 लाहौर मुल्तान, M4 शेर शाह से पिंडी भटियाँ और मोटरवे 5 तक धुंध की वजह से बंद रहे। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर हुआ है। कुवैत, मस्कत, जद्दा, दमाम, शारजाह, दुबई और कराची से आने वाली परवाज़ों को ताख़ीर का सामना करना पड़ा। शदीद धुंध के बायस कोट लखपत में गाड़ी नाले में गिरने से एक शख्स हलाक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। पिंड दादन खान में लल्ला इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस सड़क से उतरकर उलट गई। 3 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं जबकि तहसील डस्का मोतरा स्टॉप के करीब बस और कार में टक्कर में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। धुंध के दौरान मोटरवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिर अगर SOPs पर अमल दरामद करें तो सफ़र को महफूज और हादसात से बचा जा सकता है। सुबह और रात के वक्त मोटरवे बंद कर दी जाती है। हमारे नुमाइंदे आसिफ कम्बो DSP मोटरवे अफजल के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद टू मोटरवे शेखुपुरा टोल प्लाजा पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं DSP मोटरवे अफजल साहब। उनसे पूछते हैं कि मोटरवे किस दौरानिए के टाइम ज़्यादातर बंद रहती है और इस दौरानिए के टाइम जो रोड यूज़र हैं उनको किन SOPs के तहत ड्राइव करना चाहिए। मोटरवे आजकल चूँकि बस पैचेस चल रहे हैं 11:30-12 बजे से पहले खुल नहीं रहे हैं और रात को भी 9:30-10 बजे हम इसको बंद कर देते हैं, लेकिन ये टाइमिंग चेंज हो सकती है, वो फॉग की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आम कम्यूटर जो रोड पे चल रहे हैं उनके लिए SOPs बहुत आसान है। अपनी गाड़ी को चेक करें, उसकी हीटर को AC अगर उसमें लगा हुआ है उसमें जो आपकी हेडलाइट्स हैं उन पे येलो पेपर लगा लें, अपनी फॉग लाइट्स ऑन रखें, उनको चेक कर लें, डिफॉगर्स उनको चेक करें, वाइपर्स को चेक करें, क्योंकि ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं उसमें आपको ड्राइव करने के लिए। देखिए तफसीलन हमें DSP मोटरवे अफजल साहब बता रहे थे कि दौरान ड्राइव किन SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि मोटरवे पुलिस की जानिब से जो SOPs जारी की गई हैं अगर रोड यूज़र इस पर अमल दरामद करें तो खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से बचा भी जा सकता है। जी। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दूसरी तरफ फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो कराची बदस्तूर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची लुबना मुमताज़। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्दी की लहर आ चुकी है। आज अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरिक़ की जानिब से 13 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 29% है। माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियात से काम लें क्योंकि फ़िज़ा में आलूदगी अब भी बरकरार है। शहर क़ायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर मौजूद है। फ़िज़ा में आलूदगी की शरह 192 पार्टिकुलेट मीटर तक जा पहुंची है। माहिरीन का कहना है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम के औक़ात में मज़ीद सर्दी में इजाफा और खुनकी का भी इम्कान है। जी हेडलाइंस आपने जानी। खबर शामिल करें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुनने का इंदिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तौहीन अदालत की दरख्वास्त शायद कल लग जाए तो शहाना फैसला। मुअत्तली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तियाबी पर फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं, छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच
सुन सकता है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शबिया नकवी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस है उसकी दरख्वास्त मुकर्रर करने का अंदिया दिया है, जबकि तोशाखाना नाअहली केस की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई, जिस पर जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने सदात तारिक मसूद उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है, उसको मुकर्रर करने से फैसला जो है वो अदालत में चैम्बर में जाकर फैसला करेंगे। जबकि जो वकील हैं शहबाज खोसा, उन्होंने कहा कि मामूल के मुकदमात मुकम्मल होने के बाद वो रोशना पर उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दे, जिस पर जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस से उनकी जानिब से कहा गया कि अभी जो है वो क्योंकि सरमा की छुट्टियां हैं और जजेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, 2 रुकनी जो बेंच है वो ये फैसला नहीं कर सकता। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सजा मुअत्तल जो है वो फैसला मुअत्तल करने से सजा मुअत्तल नहीं होती। जी ठीक है शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में डयाला जेल से जमानत मिलने के बाद सूरज देखना भी नसीब नहीं हुआ। रावलपिंडी की मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को डयाला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाना करार दे दिया। मजीद देखते हैं चौधरी सज्जाद की रिपोर्ट। पल में तोला पल में माशा, कुछ ऐसा ही हुआ वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के साथ, जिन्हें कई माह बाद अडयाला जेल से रिहाई तो मिली, लेकिन बाहर निकले तो फिर धर लिए गए। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से बाहर निकले तो रावलपिंडी के 2 थानों की पुलिस पहले से ही उनके इंतजार में थी। शाह महमूद कुरैशी पुलिस को देखकर जेल की हदूद में ही रहे। इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। लेकिन पुलिस एहलकार उन्हें जबरदस्ती बाहर ले आए और बख्तरबंद गाड़ी में सवार कर दिया। ये क्या कर रहे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये जुल्म और नाइंसाफी है। मैंने कौम की तर्जुमानी की, लेकिन अब मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। शाह महमूद कुरैशी को थाना RA बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से आगाह नहीं किया गया। हमें बताया गया कि किसी नए मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की गिरफ्तारी के वक्त रुतबे का लिहाज किया गया और ना ही उम्र का। बड़े सगीर की सबसे बड़ी जमात के गदी नशी हैं, उसका लिहाज नहीं किया गया। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है, उनको देना चाहिए। हमें इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब वो अरेस्ट कर रहे थे हमें तो लगा था कि MPO के तहत कर रहे हैं। अब हमें टेलीविज़न से पता चला है कि उन्होंने एक नई FIR में किया है, तो हमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। ये नहीं बताया कि किस केस में अरेस्ट करें, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं, ये नहीं बताया अब आज रात को उन्हें रिमांड के लिए प्रेजेंट करेंगे, उन्हें अडयाला लेके जाएंगे, उन्हें किसी और जगह लेके जाएंगे। हमें इसमें कुछ मालूम नहीं है। और जिस अंदाज में और जिस तरीके से मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके रुतबे का लिहाज किया। लाहौर के हल्का NA 122 में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच पड़ताल का अमल कल 12 बजे तक मुलतवी कर दिया है। NA 122 में बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर एतराज़ दायर करने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। मौक़िफ़ ये अपनाया कि बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं। NA 122 का यह हल्का है जहां पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच पड़ताल का अमल कल 12 बजे तक मुलतवी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 22 दफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली जायज़ा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है एक्ट से किसी तरह के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में ये भी कहा गया एक्ट इंसाफ तक रसाई और बुनियादी हकूक यकीनी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क सामने आए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। कंट्रोल रूम इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फ़ाल रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत के इंदराज के लिए ईमेल, व्हाट्सएप नंबर्स और मज़ीद जानते हैं कंट्रोल रूम में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा PNN शबिया नकवी। जी शबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग इलेक्शन कमीशन में मरकजी कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे मौजूद है और इलेक्शन के तमाम मराहिल को शफाफ बनाने के लिए अगर हम बात करें तो इस कंट्रोल रूम में जो है वो डैशबोर्ड लगा दिए गए हैं और वहाँ पर शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। ये कमीशन जो है फ़िलहाल 8 से 6 बजे तक काम करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस सेंटर के कोऑर्डिनेटर यासिर बंगिश साहब, हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास कंट्रोल रूम में जदीद आलात मौजूद हैं और ये मरकजी कंट्रोल रूम है जिसके नीचे 180 मजीद सूबाई जिलाई सतह पे कंट्रोल रूम मौजूद है। जैसे ही कोई शिकायत आएगी उसको मुतलका हुकाम तक पहुंचा के उसका अजाला किया जाएगा और शिकायत से हट के यहाँ पे इंतखाबी अमल की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे यासिर साहब ने बताया कि शिकायत का अजाला होगा। हमने अभी तक यही देखा कि सियासी जमातें हों वो शिकायत कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ना सिर्फ सियासी जमातें और उम्मीदवार बल्कि जितने वोटर्स भी उनकी शिकायत के अजाले की भी कोशिश की जा रही है। बल्कि यकीन दहानी कराई गई है कि ऐसा होगा। इलेक्शन के करीब ये सेंटर जो है वो 24 घंटे काम करेगा। जी 24 घंटे काम करेगा। शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन से जो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मौजूद हैं। आज बिल्कुल कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उम्मीदवारों के जो है जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। हमारे साथ MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके कागजात मंजूर हो गए हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि जो मसाइल हैं इस हल्के के वो किस तरह उनको हल करेंगे। किस तरह, जैसे हमने पहले करके दिखाया, वेरी सिंपल। किस तरह करना है वहाँ हमसे भाई लोगों को आकर अपना बताने की जरूरत पड़ती होगी। अभी कोई पाकिस्तान में नहीं है जो कहे कि भाई हमें वोट दो, हम वैसे ही कर देंगे जैसे हमने पहले किया। हम हैं वो लोग जो कह सकते हैं कि भाई हमें वोट दो, हम वैसे ही कर देंगे कराची को जैसे हमने पहले करके दिखाया था। तो वेरी सिंपल, तो जिस तरह हमने पहले बनाया था कराची दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम दोबारा बनाएंगे। पिछले 15 साल में हमने देखा है कि बुनियादी मसाइल से लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। स्ट्रीट क्राइम भी बहुत बढ़ गया था। हाँ, MQM को नहीं रही ना, हमारे पास जो इख्तियार वसाइल पूरे नहीं रहे ना, और जब इख्तियार वसाइल आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में सारे तजुर्बे हो गए पाकिस्तान में। सारी होशियारियाँ चालाकियों का जो दौर था वो ज़रा गुजर गया। अब जो है वो पाकिस्तान मुतम्मल ही नहीं हो सकता कि अपनी सारी होशियारी चालाकी करें जो लोग करते हैं। और तो इंशाल्लाह ताला जाएगा, शहर का कंट्रोल आ जाएगा। आप देखिए हम पाकिस्तान का मॉडल शहर बनाएंगे इसको इंशाल्लाह। आज बिल्कुल आपने सुना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि जैसे ही उनको इक़्तिदार मिलेगा वो इसको जो है शहर को जिस तरह उन्होंने पहले जो है यहाँ पर काम करके दिखाया था अब भी करके दिखाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो है कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी शहर इक़्तिदार में जहां मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद का ख्वाजा सरा भी मैदान में आ गया है। इस्लामाबाद से पहले ख्वाजा सरा उम्मीदवार नयाब अली के साथ हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद मौजूद हैं। जी साकिब, नयाब अली का क्या मंशूर है? जी देखिए, आम इंतखाबात 2024 जो कागज़ नामजदगी का पहला मरहला वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा मरहला स्क्रूटनी का है जहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं 3 हल्के जो हैं NA46, NA47, NA48 में उतरे हैं। वहाँ पे जो है ख्वाजा सरा की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नयाब अली जो कि NA46 और NA47 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। आज जैसे कि NA47 में जो है स्क्रूटनी का अमल है उनके लिए वह इनसे जानेंगे। देखिए, इस्लामाबाद जब आप देखते हैं ना, आपको इस्लामाबाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जो है वो
प्रोग्रेसिव शहर है और इसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें, आए रोज़ इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा मसला है, आए रोज़ यहाँ पे धरने होते हैं, यहाँ पे लोग दूसरे शहरों से आते हैं, तो जिसकी कोई प्रॉपर पॉलिसी मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद के आवाम के ऊपर 500% प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, कच्ची बस्तियाँ जिनको मस्मार किया जा रहा है। नॉर्थ पाकिस्तान का एक ही अस्पताल जो कि पेम्स इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, बड़ी बड़ी जो आबादियाँ, तरनौल हो गया, बाराको हो गया, वहाँ पे ना एजुकेशनल इदारे मौजूद हैं और ना ही कोई अस्पताल मौजूद है। तो ये तमाम मसाइल मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं और मैं इंशाल्लाह अगर इक़्तिदार में आती हूँ तो इनको मैं हल करूँगी। ये हमारे साथ मौजूद थी नायाब अली जो ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इनका मंशूर है कि ना सिर्फ मैं ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी करूँगा बल्कि इस्लामाबाद में जो गरीब आवाम है, जो मुसीबत में है, उनका साथ में दूँगी। जी ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। ये अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। सूबे में कौमी असम्बली की 45 नशस्तों के लिए कई अहम उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला भी मुतवक्की है। मज़ीद बताएंगे पेशावर से उमैर यासिर। जी, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल जारी है। इलेक्शन कमीशन के दफातर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हलकों में जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो आज भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। तो काफ़ी अहम मुकाबले सूबे के मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ हलकों में हो रहे हैं। पेशावर का हलका NA-32 जो है वो इस वक्त पेशावर की तमाम सियासत का महवर बना हुआ है। माजी में ये हलका अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादातर जीतते रहे हैं और इस मरतबा भी यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जो कि गुज़श्ता कई इंतखाबात में उम्मीदवार रहे हैं वो एक मरतबा फिर इंतखाब लड़ रहे हैं। हाजी गुलाम अहमद बिलोर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं जो पेशावर के हलका NA-32 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया है। लाहौर के हलका NA-127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया गया है और शहरी मोहम्मद अयाज ने ये एतराज़ दायर किया है। एतराज़ की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा भी करवा दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पर यह एतराज़ आयद किया। नाइज़र मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लग गया है। मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सरगोदा के हलका PP 80 से लगाया गया है। मरीम नवाज़ के कागजात पर एतराज़ात रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल भी किए जा चुके हैं। तफसीलात ये हैं कि मकामी वकला अली हसन शाह और महर ताहिर ने ये एतराज़ात दायर किए हैं मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़। एतराज़ात में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? एतराज़ात में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में मरीम नवाज़ के असल दस्तखत सिग्नेचर्स नहीं हैं, जबकि मरीम नवाज़ एक सज़ा याफ्ता हैं। और ये भी कहा गया कि मरीम नवाज़ ने अपने असासे कागजात नामजदगी में ज़ाहिर नहीं किए, उनको छुपाया गया है। लाहौर का हलका है NA-119 सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। PTI रहनुमा के वालिदैन कागजात की स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस में मौजूद रहे। इसी हलके से मरीम नवाज़, अब्दुल अलीम खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक के भी कागजात जमा हैं। सनम जावेद के वालिद का कहना है कि RO ने कोई एतराज़ नहीं लगाया। कागजात की मुकम्मल तौर पर जाँच पड़ताल की गई। हतमी लिस्ट 30 दिसंबर को लगेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने का फैसला भी मुअत्तल किया जा चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालती तातीलात के बाद डिवीज़न बेंच इस केस पर दोबारा समाअत भी करेगा, जबकि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियां खैल ने इस पर समाअत की। PTI के वकील अली ज़फ़र ने क्या दलाइल दिए, उन्होंने अपने दलाइल में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से अपने तजावुज़ किया है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने माना था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी हमें दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए, लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है, ये कहा गया। जबकि इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात कलअदम करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आइनी है। अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए? अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन कहता है कि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं है
उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया। पीटीआई वकील अली जफ़र ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो सिविल कोर्ट भी जा सकता है। धरनों और एहतजाज का ढोंग हमेशा तारीख का स्याबाब रहेगा। चीनी सफ़ीर हुकूमत खैरखाहों की काविशों पर भी धरने वाले ना उठे। शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद। उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में किसी मुल्क के आगे हाथ नहीं फैलाए। अब नून लीग दोबारा इलेक्शन में जा रही है। नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। महंगाई के तूफान को ख़त्म करेंगे। तरक्की का सफ़र दोबारा से शुरू किया जाएगा, ये कहना शहबाज शरीफ का। और उन्होंने आज ये कहा कि तरक्की का सफ़र हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। एहतजाज और धरने और लॉन्ग मार्चेस का ढोंग रचाया गया, वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याबाब रहेगा। जिस तरह वहाँ पर ढिढ़ाई के साथ उठने से इनकार कर दिया गया और चीनी सफ़ीर की और हुकूमत पाकिस्तान की और दूसरे जो पाकिस्तान के जो खैरख्वाह थे, उनकी तमाम तर काविशों के बावजूद धरने वालों ने, इमरान नियाज़ी ने उठने से इनकार कर दिया। दौरा मौखर हो गया और फिर जाकर वो अप्रैल 2014 में चीनी सदर तशरीफ़ लाए। अगर ये 7 महीने का जो ताख़ीर हुई, अगर ये ना होती तो वही मंसूबे 7 महीने पहले मुकम्मल होते। और आपकी काविशों और मेहनतों से, आपकी दिन रात मेहनत से इंशाअल्लाह आप मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे।